नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक बेहतरीन टाइटल की तैयारी में। और टाइटल क्या है? सॉइल, मिट्टी, हम सबसे जुड़ी हुई हमारी पहचान। आज के सेशन में चर्चा करेंगे। हमने जिस तरह से कल सॉइल की प्रोफाइल के बारे में जानने का प्रयास किया, सॉइल बनने के फैक्टर्स जानने का प्रयास किया, उम्मीद है आप सभी साथियों को वहां तक की चीजें समझ में आई होंगी। आज उससे आगे चलने का प्रयास करते हैं। मेरे सभी साथी जो मेरे साथ में इस समय लाइव हो चुके हैं, प्रद्युम्न, अभिषेक, अन्नू, नित्या, अयंत, पीयूष, सुधांशु, अंकुश, अभिषेक, अमित, आरती, जयराम, गौरव, ब्रॉक, प्रायंश्री, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। और जितने भी हमारे हाल ही में जुड़े हुए साथी मित्र हैं, उन्होंने और क्लासेस जो हमारी पिछली वाली क्लासेस हैं वो देखना शुरू कर दी होंगी और संभवतया उन्हें उस बारे में अधिक जानकारी धीरे धीरे जुड़ती हुई और मिलती हुई जा रही होंगी। कल तक हमने सॉइल के फैक्टर्स क्या होते हैं ये जाना, सॉइल के कारण कारक कौन से हैं, किन से सॉइल जनरेट होती है, ये सब चीजें हम ऑलरेडी जान चुके हैं। सॉइल हॉरिजन तक की बातें हम लोगों ने कर ली थी एज पर माई बेस्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, यहां तक हमने सारी जानकारी कल प्राप्त कर ली थी। अब उससे आगे चलते हैं। कणों के आकार के आधार पर सॉइल का एक क्लासिफिकेशन कि भाई सॉइल असल में है क्या, बजरी की पहचान क्या है, रेत की पहचान क्या है, गाद की पहचान क्या है यानी सिल्ट की पहचान क्या है, और क्ले की पहचान क्या है। ग्रेवल, बजरी, जो 2 mm से मोटा पार्टिकल रखती हो वो बजरी कहलाई। रेत, जो 0.05 से लेकर 2 mm तक का पार्टिकल साइज रखती हो, सैंड कहलाती है। सिल्ट, जो 0.002 mm से लेकर 0.05 mm तक का साइज रखती हो, सिल्ट कहलाती है। और क्ले 0.002 mm से भी कम का जो साइज रखती हो वो मिट्टी कहलाती है, क्ले कहलाती है। अब सवाल बना, सर हम इसको क्यों जान रहे हैं? क्योंकि असल में आगे चल करके आप टाइप ऑफ सॉइल की ही चर्चा करने वाले हैं। हालांकि सॉइल के अंदर अनेक रूप हैं। इस साइज को जो हमने लिखा है, इस साइज से सिल्ट से लेकर क्ले के बीच में कई साइज प्रोफाइल हैं। लेकिन हमें पता चले आज के सेशन में जहां हम टाइप ऑफ सॉइल की बात करने वाले हैं, वहां हम कंफ्यूज होकर कभी बजरी की बात कर रहे हो, पता चले कभी हम कंफ्यूज होकर रेत की बातें कर रहे हो। क्या हम नहीं करेंगे? क्या बिल्कुल करेंगे। और इसी कारण से इन्हें दिमाग में रखते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो चीजें समझना तुलनात्मक रूप से थोड़ा आसान होगा। और इसी आसानी को ध्यान में रखते हुए जो ये पिक्चर आपके सामने दर्शाई गई है कि सैंड कैसी होती है, सिल्ट कैसी होती है, क्ले कैसी होती है, ग्रेवल या बजरी कैसी होती है, एक पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिखाने का प्रयास किया गया है। और चूंकि आप सभी लोग मतलब कहीं दूसरे गोले से उतर के नहीं आए हैं, धरती से ही जुड़े हुए हैं, तो संभवतः आप सबको ये सब तस्वीरें और ये सब जानकारियां मूल रूप से होंगी, और अगर नहीं भी हो तो आज आपको हो गई होंगी। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल डिस्कस करते हैं। और वो इंपॉर्टेंट टाइटल है मृदा का पीएच। पीएच क्या है? माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एच। एच प्लस एसिडिटी का परिमाचक। अच्छा, आप सबने अब तक ये तो जाना है एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और न्यूट्रल क्या होता है। आपको यह भी मालूम है कि किस प्रकार से एसिड के लिए पीएच साइकिल 0 से 7 और बेस के लिए 7 से ऊपर माना गया है। लेकिन जिस प्रकार से हमें रक्त का पीएच जानकर मजा आता है, ऐसे ही मिट्टी का अगर पीएच पता हो तो काम आसान हो जाता है। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मृदा में क्या पैदा होगा ये इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि मिट्टी के अंदर H+ की सांद्रता कितनी है, या कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितनी है, या कंसंट्रेशन ऑफ OH- कितनी है। इन दोनों को नापने के लिए पीएच स्केल बनाया गया है। मृदा के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें यदि 0 से लेकर 4.5 पीएच तक की मृदा कहीं पाई जाती है तो उसे अनप्रोडक्टिव सॉइल माना जाता है। अर्थात जो हायर एसिडिक साइड में सॉइल है, जो यहां से लेकर के यहां तक की सॉइल है, ये हायर एसिडिक है। एसिडिक ज्यादा है तो इस पे उत्पादन नहीं होता है। उत्पादन क्यों नहीं होता है? इसके पीछे का कारण क्या है कि ऐसी जगह पर ना तो नाइट्रोजन ढंग से मिलता, ना कैल्शियम मिलता, ना फास्फोरस मिलता, ना मैग्नीशियम मिलता और ना ही पोटेशियम मिलता। ये जो NPK जो कि मृदा के अंदर पाए जाने वाले रेशो हैं, जो 1:10
2:1 में होते हैं आइडियल सॉइल में, और भारत की मिट्टी में 4:2:1 के रेशो में होते हैं। ये एसिडिक मृदा के अंदर मिलते नहीं है या फिर कम सांद्रता में यानी कम कंसंट्रेशन में मिलते हैं। इस वजह से एसिडिक सॉइल जो हायर एसिडिक साइड है वो अच्छी सॉइल नहीं मानी जाती। ठीक है, आपको यदि याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनाई गई थी राजस्थान के सूरतगढ़ से, एक अभियान चला करके जिसके अंदर मृदा परीक्षण को बल दिया गया था, जिसमें मृदा की जांच करना कि हमको यह पता हो कि हमारी मिट्टी किस प्रकार की है। अगर किसी को याद हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि क्या नाम है उस योजना का जो कि राजस्थान के सूरतगढ़ से मिट्टी की पहचान करने के लिए शुरू की गई थी। कोई बताएगा? हाँ जी, करिश्मा लिख रही है सर आपके नोट्स बहुत शानदार हैं, थैंक यू सो मच बेटा। कुछ बच्चे ये भी लिख रहे हैं सर 2-2 पेज निकालने में दिक्कत आती है। बेटा मैं सबकी दिक्कतें सॉल्व करने के लिए नहीं हूं यहाँ पे, मैं जैसे पढ़ाऊंगा वैसे ही आपको नोट्स अपलोड होंगे। हमने एक बार समझदारी की थी, हमने क्या किया, सारे नोट्स एक साथ अपलोड कर दिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ये आते थे सर इस क्लास का नोट्स कहाँ है। हमने क्या किया था, चैप्टर का शुरुआत में ही सारे नोट्स डाल दिए थे। तो चाहने वालों ने भर भर के सवाल ये पूछे कि सर इस क्लास का नोट कहाँ है। हमने कहा वो पहले डाल नहीं सर हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो बेटा इस क्लास में क्या भांति भांति के लोग हैं, तो हमारी सुविधा किसमें है कि हम जितना पढ़ाएं आपको मटेरियल डाल दें, आप उसको असुविधा समझें, ये आपकी हेडेक है। लेकिन जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम उसका A4 आपको उठाकर डाल देंगे। ठीक है जी हाँ, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए गए थे, कुछ याद आ रहा है? सॉइल हेल्थ कार्ड में था क्या, आपको अपने खेत की मिट्टी को नजदीकी एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में लेकर जाना था। वहां पर आपकी सॉइल की मृदा की एसिडिटी चेक होनी थी कि यह मृदा अम्लीय है अथवा क्षारीय है अथवा न्यूट्रल है। और जब सॉइल की हेल्थ पता चलेगी लेबोरेटरी से, तब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को सजेशन दिया जाएगा कि आपकी इस मृदा में चूंकि एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इसे दूर करने के लिए आप ये प्रयास करें, इसमें बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है तो आप इस प्रकार का काम करें। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत सरकार द्वारा हेल्थ की पीएच नपवाने का भी प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सॉइल हेल्थ कार्ड बिल्कुल सही है। इसके बाद में 4.5 से, यानी कि अब एसिडिटी थोड़ी कम हो रही है, इसे एसिडिक सॉइल कहा गया। देखिए होने को तो ये भी एसिडिक सॉइल ही है, लेकिन ये मोस्ट एसिडिक सॉइल है, ये अनप्रोडक्टिव सॉइल है। लेकिन इसके बाद में अब जैसे एक बालक है जिसको ग्रहण लग गया है, ग्रहण क्या लग गया है सर, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे सर, सारा कंटेंट में नहीं पढ़ा सकता, जो चीजें नहीं पढ़ा सकता वो मैं आपको नोट्स में भी उपलब्ध करा दूंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, जो पढ़ाने लायक है, अरे मैं कईयों बार पढ़ा चुका हूं चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण। तुम मेरे यूट्यूब का कोई भी सेशन खोल के देख लो, जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता है हर सेशन में पढ़ाता हूं। मतलब फरमाइशी संगीत को रोकोगे तो पढ़ लोगे, क्या चीज चाहते हो? अगर चाहते हो कि केवल जिंदगी भर ज्योग्राफी पढ़ाई जाए तो मैं वो भी कर लूंगा, कितनी बार पढ़ाई है, और फिर भी मैं समय रहा आपको कंटेंट भी उपलब्ध करा दूंगा और पढ़ा भी दूंगा। प्रभु आगे बढ़ जाओ मेरे साथ, है ना। तो ये चल रही है वो देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में आगे क्या हो रहा है, हाँ जी आइए, जहां पे डाउनलोड वाला सेक्शन है, वीडियो वाला रिकॉर्डेड वाला सेक्शन है, वहीं पर नोट्स का सेक्शन है, वहीं पर नोट्स अपलोडेड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अच्छा अब सॉइल अच्छी कौन सी मानी गई? जो न्यूट्रल सॉइल है। न्यूट्रल तो सर कुछ होता ही नहीं है, 7 पर न्यूट्रल है। अब 7 पर न्यूट्रल एग्जैक्टली कैसे मिल जाएगा? या तो हो सकता है थोड़ा एसिडिक मिलेगा, थोड़ा बेसिक मिलेगा। जी हाँ, तो ऐसी सॉइल जो 6.5 से लेके 7.5 pH के बीच में रखती है उसे एक अच्छी सॉइल माना गया है। इससे ऊपर की तरफ जब सॉइल बढ़ने लगती है तो उसे क्षारीय मृदा अथवा सलाइन सॉइल कहा जाता है। और 8.5 से ऊपर जो 14 तक की सॉइल है वो हायर बेसिक सॉइल है, यानी कि बहुत ज्यादा क्षारीय मृदा है, वो भी कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। जो स्लाइटली एसिडिक या न्यूट्रल सॉइल है वो एग्रीकल्चर के लिए
किसी भी प्रकार के प्लांट्स उगाने के लिए बेस्ट सॉइल होती है। जो बेसिक वाली सॉइल है उसमें क्या परेशानी होती है? क्या उसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम खत्म हो जाते हैं क्या? नहीं, उसमें ये खत्म नहीं होते। इसमें कुछ और जो प्लांट्स के लिए जरूरी तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसे प्लांट के लिए जरूरी तत्व है आयरन, जिंक, कॉपर, बोरॉन, फास्फोरस, मैग्नीज, जो कि लेस अवेलेबल होते हैं प्लांट के द्वारा। वो जब मिट्टी क्षारीय होती है तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। एब्जॉर्ब मतलब प्लांट अपनी रूट्स के माध्यम से एल्कलाइन सॉइल के अंदर इन्हें अवशोषित नहीं कर पाता। इसी कारण से क्षारीय मृदा, जो कि लीस्ट मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, उन्हें अवशोषित नहीं कर पाती, और अम्लीय मृदा, जो सबसे जरूरी तत्व है NPK, उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती। ठीक है, तो पीएच के आधार पर सॉइल के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ता है अब आप उसे फील कर सकते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं इस चार्ट को समझने की, तो संभवतया आप समझ पाएंगे कि जब एक्सट्रीम एसिडिटी होती है तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा कमी होती है। एक्सट्रीम एसिडिटी में जो सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है वो आयरन है, उसके बाद मैग्नीज है, उसके बाद बोरॉन है और कॉपर है। ये एसिडिक फीचर जब होते हैं तो इनकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है। प्लांट की ग्रोथ के लिए N, P और K, इनकी मात्रा 1:2:1 में औसतन होनी चाहिए, जो कि स्वाभाविक रूप से 5 pH से ऊपर और 8.5 pH के मध्य में ठीक मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए यह माना गया है ऐसी सॉइल जो कि आदर्श सॉइल कही जाती है, वो न्यूट्रल से 1 pH नीचे और 1 pH ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को यह बात समझ में आती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। शुभम, हाँ बोलो भैया, सारथी बैच क्या है? जानबूझकर कुछ लोग डिस्टर्ब करते हैं। आयुष, हाँ बेटा वो है, ठीक है, मैं मानता हूं माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट। बिल्कुल शुभम, ये निशांत, बिल्कुल आपने सही कहा। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का पार्ट्स है ना, वो एसिडिक सॉइल में नहीं मिल पाता, और जो दूसरे वाले न्यूट्रिएंट का पार्ट है वो, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो पार्ट है वो बेसिक सॉइल में नहीं मिल पाता। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमने जान लिया सॉइल का फीचर क्या है। अब भारतवर्ष के अंदर सॉइल कितने प्रकार की पाई जाती है, कौन सी सॉइल अपनी अपनी विशेषताओं के कारण जानी जानी चाहिए। अगर आप में से किसी भी विद्यार्थी ने कभी भी स्टेट पीसीएस का सिलेबस उठाया हो या फिर कभी एग्जाम यूपीएससी लेवल का देखने की कोशिश की हो, तो उन्हें यह पता चलेगा कि भारत की जो सॉइल पैटर्न है ये कितना इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत के सॉइल पैटर्न को हम इस मैप के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि कलर कोड अपने आप में स्पष्ट करता है कि यहां पर ये वाला जो विशेष रूप से क्षेत्र है, कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, ये कश्मीर के साथ में उत्तराखंड, हिमाचल, फिर नेपाल क्रॉस हो गया, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगर आप इसे पहचान रहे हो तो यह क्षेत्र हिमालयन क्षेत्र है। हिमालयन क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जा रही है वो फॉरेस्ट और माउंटेन प्रकार की मिट्टी है, यानी कि मृदा का जो वर्गीकरण है, इस मिट्टी का टाइप क्या होता है, फीचर क्या होते हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉरेस्ट, क्योंकि आपको मालूम है कि हिमालयन क्षेत्र के अंदर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दूसरा, चूंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है तो यहां की मृदा जो एक विशेष प्रकार की है, उस मृदा को हमने कलर कोड के आधार पर दर्शाने का प्रयास किया है। सर ये कहां पूछा जा सकता है? विभिन्न परीक्षाओं के अंदर पूछा जा सकता है। कैसे सर? जैसे अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंदर इंडिया के सॉइल को मैप पर दर्शाने का क्वेश्चन 10 नंबर का एज इट इज पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा? भारत में सॉइल का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। आपने अगर एक छोटा सा मैप बनाया और उसे केवल मार्क कर दिया तो भी 10 नंबर में से 3 नंबर तो केवल मैप बनाने के प्राप्त हो जाते हैं। ये जो हमारे कल से नोट्स रिलीज होने जा रहे हैं उसमें हमने हर चीज को, ज्योग्राफी के अंदर हर एक चीज को मैप के आधार पर, बकायदा पिक्चर्स के आधार पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्रदर्शित करने का कार्य किया है। अभी जब कल से हमारे नोट्स मार्केट में होंगे, कल से हम उसकी सेल निकालेंगे, तब बताएंगे आपको, आप देखिएगा। तो हमने ये चीजों का बहुत जबरदस्त तरीके से ख्याल रखा है। खैर, तो फिलहाल के लिए आपने ये चीज देखी। इसके बाद में हिमालय से निकलकर आती हैं नदियां।
नदियां आती हैं तो हमने कल भी चर्चा की थी कि जब पर्वतीय क्षेत्र में बारिश होगी, बारिश के साथ पानी बहेगा, पानी अपने साथ में पर्वतीय क्षेत्र की जो बनी हुई मिट्टी है उसे बहाकर ले जाएगा। मिट्टी बहाकर जाएगी तो जाएगी कहां? मैदानी क्षेत्रों के अंदर जाएगी। ये रहे मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्रों में मिट्टी जब जाएगी, चूंकि जल के साथ लुढ़क कर आई हुई मिट्टी है, इसलिए इसे जलोढ़ मिट्टी कहा गया है। क्या मिट्टी कहा गया है? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी या फिर एल्यूवियल सॉइल कहा गया है। एल्यूवियल सॉइल, क्या ये जोनल सॉइल होती है या एजोनल सॉइल होती है? ये कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता दीजिए। मैं कमेंट बॉक्स का इंतजार कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एल्यूवियल सॉइल कल पढ़ाया है इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बालक हमारे ऐसे हैं जिन्हें बातें ज्यादा करनी है, चीजें कम समझनी है, उनसे ये सवाल पूछना जरूरी है। ऑर्डर कैसे करें कल बता देंगे बेटा, है ना? कमेंट बॉक्स में नहीं, मैंने पोल क्रिएट कर दिया है। और कल पूछा, कल पढ़ाया था इसलिए पूछा है, मैं ऐसे भी नहीं पूछता। कल पढ़ाया था, बताइए। पढ़ाया था ना कल, इसलिए पूछा है, बताइए। ये हाल है। पढ़ा कुछ भी लो आप, लेकिन हाल आपके सामने है और आपको दिखना भी चाहिए। क्या हाल है? 50% आंसर है जोनल का और 50% आंसर है एजोनल का। अब बताइए क्या किया जाए? नोट्स कोई भी ले सकता है बेटा, हाँ बिल्कुल ले सकता है। कल से ओपन होंगे। अब फिलहाल रिजल्ट है 57% जोनल का और 42% एजोनल का। सोचिए आप। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको। आप कभी भी मेरी क्लास में आके कमेंट बॉक्स देख लेना, कभी भी लाइव कमेंट्स कभी भी उठा के देखिएगा, तो आप एक चीज पाएंगे। क्या पाएंगे? इस कमेंट बॉक्स के अंदर अक्सर दो प्रकार की मांगे उठेंगी। सर नोट्स कहां मिलेगा? अच्छा। दूसरी मांग, सर ये बच गया। तीसरा, सर वो वाली क्लास नहीं चल रही। ये तीन कमेंट कॉमन है, कोई सी भी क्लास उठा के देख लो, कॉमन कमेंट है। इनमें से एक कमेंट फिर भी जेन्युइन है कि सर पुरानी क्लास नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि वो कई बार सिस्टम से अपलोड होने में देर करती है, प्रोसेसिंग होती है ना, तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है सर। लेकिन जो बाकी दो सवाल है ना, आप उनसे जरा पूछिए कि आप लोगों के नॉलेज में नॉलेज इकट्ठा करना मायने रख रहा है या जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझ लेना मायने रख रहा है। प्यारे साथियों, अगर आप वाकई में जीवन में कभी सफल होना चाहते हैं, स्टूडेंट वो कभी सफल हुए ही नहीं जिन्होंने 100% कोर्स कंप्लीट किया। आप कहेंगे सर ये तो आप गलत बोल रहे हो। मैं गलत बोल रहा हूं? किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट को उठाकर पूछ लेना, उसका जो पहला कमेंट होगा ना, पता है वो क्या होगा? मेरी तैयारी, और मैं खुद सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं इसलिए ये बोल पा रहा हूं, इसलिए नहीं कि आपने मुझे खरीद लिया है। 1999 में तो यार मैं जहां खड़े होकर भाषण देने जाता हूं ना, उसी की कीमत मेरी लाखों में होती है। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि सिलेक्शन सेलेक्टिव स्टडी से होता है, और वो सेलेक्टिव स्टडी जो काम की हो उसे अगर कर लिया जाए तो एक स्मार्ट स्टडी कहलाती है। स्मार्ट स्टडी को जब हम आपको डिलीवर भी कर रहे होते हैं ना, तो भी कई नादान परिंदे भटक रहे होते हैं। परिणाम आपके सामने है। अभी भी 50% से ज्यादा लोगों का जवाब जोनल सॉइल है, जबकि आंसर क्या है? यह एक एजोनल सॉइल है। कल ही पढ़ाया है। दिखा दूं मैं आपको? आइए अब मैं पोल खत्म करता हूं। देखिए, यह केवल एक परिचय था। और क्यों दिया मैंने आपको यह परिचय? ताकि आपको आपसे परिचय करवाया जाए। आपका आपसे परिचय
कल की सॉइल में ये देखिए क्षेत्रीय और अक्षेत्रीय, और ये रही जलोढ़ मृदा, अक्षेत्रीय मृदा। कई बच्चे तो नादान परिंदे होते हैं, पूछते ही ये रहते हैं सर क्वेश्चन परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा, सर पेपर के अंदर क्या आएगा। पेपर में ऐसी ही चीजें जो कि बहुत आसानी से समझ में आ रही होती है ना, क्योंकि पढ़ाने वाले टीचर की काबिलियत क्या होती है कि वो आपको ऐसे पढ़ा रहा होता है कि वो ऐसा लगता है अरे यार ये तो आ ही जाएगा। जब आ ही जाएगा वो सवाल घुमा के पूछ लिया जाता है तो हालत खराब हो जाती है। एक और टेस्ट कर लेता हूं, आप ही के सामने टेस्टिंग है आपकी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन है NPK का रेशो कौन सी मृदा में ज्यादा होता है। एक पोल और कराता हूं, एक पोल और कराता हूं, लीजिए N,P,K की मात्रा कहां ज्यादा होती है। A एसिडिक और B बेसिक। अरे वो कोई नहीं कॉल करना, वो सीरी अपने आप से आदेश मान रहा है। लीजिए दीपक तिवारी, बिल्कुल अभी हाल सवाल पूछा है ना मैंने आपसे, और आप ही की क्लास में पूछा है, अभी हाल पूछा है, सवाल पूछा है NPK की मात्रा कहां ज्यादा पाई जाती है। अभी पढ़ा के निकला हूं आपके सामने, आप अपने पोल के रिजल्ट्स आप खुद ही देख लीजिए। मतलब सर हम कल की क्लास में नहीं थे, ये एक कारण हो सकता है, मैं तो आज की क्लास की बात कर रहा हूं, आज की क्लास में देख लीजिए। बोलिए, वो एक डायलॉग याद आता है, मारो मुझे मारो। अभी कराया है, मतलब मुश्किल से 10 मिनट नहीं हुई है। अब आप अंदाजा लगाइए कि आपका कंसंट्रेशन पावर कितना कमजोर है। पोल देख लीजिए, मतलब पोल तो विजिबल होगा ना, ऊपर की तरफ एसिडिक लिखा हुआ है, नीचे बेसिक लिखा हुआ है। रोहित ने बहुत अच्छा पॉइंट डाला है, पीडीएफ खा लो। 2 सवाल तो आ नहीं रहे, पीडीएफ चिल्लाते हैं। अब देख लो पीडीएफ वालों, अभी भी इसी बीच में भी एक बालक है जिसका नाम मोह मीणा है, वो अभी भी क्या लिख रहा है, सर हिंदी और इंग्लिश की पीडीएफ अलग करा दो, प्रिंटिंग का कॉस्ट बहुत आता है। अरे मेरे भाई ये क्या करेगा इसको लेकर के, ये सारा कंटेंट भाई मैं फ्री में दे दूंगा, कुछ मतलब नहीं है। मैंने भी किसी किताब से नकल कर रखी है, कोई मतलब नहीं मेरे भाई, एक अच्छी सी किताब खरीद ले, कोई फर्क नहीं। सब किताबों से कंटेंट है, क्या करेगा इसका घर में ले जाके। ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास दुनिया की औषधि है, जड़ी बूटी है कि मैंने दे दी, नहीं, ये सब जगह लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी जो असली चीज है जिसके लिए तुम्हें आना है मेरे भाई, वो क्लास की पढ़ाई है। तुम्हारा रिजल्ट देखो, क्लास के अंदर अभी भी 25% से अधिक बालक, 26% का रेशो है जिन्होंने आंसर बेसिक सॉइल दिया है, और ये 5 मिनट हुई है पढ़ाए हुए। मतलब दुख होता है समटाइम्स ना, इन चीजों पे दुख होता है, बाकी ठीक है, मतलब आपकी मर्जी है। देखिए 2 बातें हैं जी, पढ़ना आपको है, पढ़ाना मुझको है, लेकिन दुख किस बात का होता है, जब आपसे कंसंट्रेशन की डिमांड की जाती है और आपकी हरकतें आपको आईना दिखाती हैं और फिर भी आप नहीं समझते ना, तब दुख होता है। चलिए दुख को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको एसिडिक और बेसिक मैंने अभी हाल बताया था कि जो तुलनात्मक रूप से जो मात्रा ज्यादा आती है वो एनपीके की एसिडिक साइड में ज्यादा आती है, बेसिक साइड के अंदर अन्य मटेरियल की मात्रा ज्यादा आती है। सब बताया था, पर कोई बात नहीं, ठीक है। जलोढ़ मृदा पर आगे आते हैं।
जलोढ़ मृदा कहां पाई गई ये बता दिया। अब जलोढ़ मृदा कैसे बनी ये भी मैं बता चुका हूं। आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है खादर और बांगर, आप तो खैर भूल चुके होंगे तो पूछने का लॉजिक नहीं है। ये जो जलोढ़ मृदा आती है ना, जल के साथ बहकर जो मृदा आई है जिसे जलोढ़ मृदा या एल्यूवियल सॉइल कहा गया है, वो एल्यूवियल सॉइल जलोढ़ मृदा जो जल के साथ बहकर आई है वो मृदा, उस मृदा के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि ये दो प्रकार की मुख्यतया होती है। कौन सी होती है? एक होती है खादर और एक होती है बांगर। अब जो अंग्रेजी वाले बालक हैं वो भी जान लें, ये दोनों प्रकार अंग्रेजी में भी खादर और बांगर कहलाते हैं। इन्हें अंग्रेजी में किसी अन्य नाम से नहीं जाना जाता। इनमें से जो रिवर के साइड वाली नजदीक वाली जो जगह है जहां पर रिवर बह रही है, उसके बिल्कुल तट के नजदीक वाली जो मिट्टी है उसे खादर के नाम से जाना गया है। और जो तुलनात्मक रूप से थोड़ा दूर वाली मिट्टी है, रिवर के पानी से जो थोड़ी दूर की तरफ मिट्टी है, उसे बांगर मिट्टी के नाम से जाना गया है। इनमें से जो ज्यादा फर्टाइल है, फर्टाइल खाद युक्त जो है वो खादर है। जो फर्टाइल है वो खादर है, जो लेस फर्टाइल है वो बांगर है। ये मिट्टी कहां पाई जाती है? ये नदी के साथ बहकर आई हुई मिट्टी है जिससे मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतया दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। मैंने जब आपको इंडियन ज्योग्राफी के शुरुआती लेक्चर थे उनमें सभी प्रकार के दोआब पढ़ाए थे, ठीक है। जोनल का मतलब होता है क्षेत्रीय, उसी क्षेत्र पर पाई जाने वाली मृदा जोनल सॉइल कहलाती है, और जो कहीं दूर से आए वो एजोनल या अक्षेत्रीय मृदा कहलाती है, ठीक है। तो जो नजदीक मिल रही है वो खादर है और जो दूर मिल रही है वो बांगर है, ठीक है। मैप को देखते देखते समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब थोड़ा और चलिए लेफ्ट में उतर लेते हैं, इधर देख लेते हैं। ये वाला क्षेत्र संभवतया पहचान में आ रहा होगा। कौन सा क्षेत्र है ये? ये क्षेत्र है राजस्थान वालों का। कौन सा क्षेत्र है साहब? ये क्षेत्र है राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र को अगर आप कलर कोड के आधार पर यहां देखें तो एरिड और डेजर्ट, शुष्क और मरुस्थलीय मृदा के नाम से बोला गया है। यह रहा शुष्क और मरुस्थलीय मृदा। यह मृदा शुष्क क्यों है? आंसर मैंने पहले भी दिया है, अभी भी दिया है, क्योंकि यहां बारिश ही नहीं होती है। मरुस्थल किसे कहा गया है? वो क्षेत्र जहां पर 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम बारिश होती हो, वो एरिया डेजर्ट कहलाता है। डेजर्ट कहां है? तो राजस्थान के अंदर डेजर्ट है। क्या सर आप जहां हो वहां पर भी डेजर्ट है? नहीं। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को दो भागों में बांटती है। एक वो क्षेत्र जो डेजर्ट वाला है और एक वो क्षेत्र जो डेजर्ट वाला नहीं है। तो डेजर्ट वाला क्षेत्र टुवर्ड्स पाकिस्तान है और जो बाकी क्षेत्र है वो शेष भारत की तरफ है, ठीक है। अच्छा सर, डेजर्ट वाली सॉइल कहां पाई जाती है? अभी केवल लोकेशन समझ लीजिए, विशेषताएं आगे चलकर मैं सब में पढ़ाऊंगा। अभी आपको लोकेशन पता चल जाए। जैसे अभी तक आपको क्या पता चल गया? पर्वतीय मृदा कहां पाई गई है? प्रमुखता से जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये आपको एक चीज पता चल गई, पर्वतीय मृदा कहां पाई जाती है। आंसर मिल गया, कर दिया। दूसरी चीज, आप में से कईयों के दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, सर पर्वतीय मृदा तो विंध्याचल और सतपुड़ा जहां है वहां भी मिलनी चाहिए, क्या वहां पर्वत नहीं है? क्या वेस्टर्न घाट पर्वत नहीं है? क्या है? सब कुछ सही है। असल में जिस पर्वतीय मृदा की यहां जिक्र की जा रही है वो वन के साथ पर्वतीय मृदा है, जहां पर ऊपर ग्लेशियर्स हैं, बारिश की वजह से या ग्लेशियर के पिघलने की वजह से नदियां चल रही हैं। पर्वतीय मृदा का टाइप ऑलमोस्ट सब जगह एक जैसा मिल जाता है, लेकिन देश में जब मैप पर दिखाने की बात आती है तो मेजर पर्वतों को टारगेट किया जाता है, ठीक है। नंबर 1। दूसरा, ये समझ में आ गया रेगिस्तान कहां पर है। अच्छा सर, एल्यूवियल सॉइल क्या केवल हम ये कहें कि पंजाब, वो उत्तर प्रदेश में और बिहार में केवल यही मिलती है? मैंने कहा नहीं। किसने कहा? क्या आपको यह नजर नहीं आ रहा ये पूरा क्षेत्र पंजाब का है, ये पूरा क्षेत्र हरियाणा का है,
यहां पर थोड़ा सा क्षेत्र आपके उत्तर, इसका मध्य प्रदेश का साइड है, ये पूरा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, गुजरात, ये गुजरात वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ये हल्का सा क्षेत्र राजस्थान का है। ये दिखाई नहीं दे रहा क्या? बोले हाँ दिखाई दे रहा है सर। तो क्या सर इन क्षेत्रों में भी एलुवियल सॉइल है क्या? जी हाँ। यहां कैसे हुई सर? अरे मैंने कहा भाई जो पानी के साथ मिट्टी बहकर आ रही है वो मिट्टी जहां जहां नदी है वहां वहां है। तो सर यहां कौन सी नदी आ गई? मैंने कहा यार ये पूरा क्षेत्र चंबल का हो गया। बोले हाँ। यमुना का हो गया? बोले हाँ। मैंने कहा इसके आगे आ जाओ, ये वाला जो क्षेत्र है नीचे वाला, ये तापी का और नर्मदा का हो गया। बोले सही कह रहे हो। इससे ऊपर वाला, मैंने कहा ये साबरमती का क्षेत्र हो गया, बनास का क्षेत्र हो गया। बोले अच्छा, यानी नदियां अपने साथ मिट्टी बहाकर ले जाती हैं और तटवर्तीय जो मैदान बनाती हैं वो एलुवियल सॉइल के होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है। सर फिर यहां क्यों आ रहा है? मैंने कहा यार कितना बताएं आपको, ब्रह्मपुत्र नदी है ना यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी तो सर ऊपर से आ रही है। मैंने कहा आ रही है यारलंग सांगपो के नाम से, फिर दिहांग के नाम से, फिर इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है। तो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो भी जलोढ़ मृदा का मैदान है। तो सर ये पश्चिम बंगाल में क्यों दिख रहा है? मैंने कहा भाई यहां पर भी तो गंगा हुगली बनकर गई है, तो हुगली बनकर गई है तो यहां पर जलोढ़ मृदा है। ओके, तो हम ये पकड़ लें सर जहां नदियां बहती हैं उसके पड़ोस में सामान्यतः जलोढ़ मृदा मिलती है। हमने कहा समझ लो। तो सर फिर तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके बगल में भी जलोढ़ मृदा होनी चाहिए। मैंने कहा सोच तो सही रहे हो, लेकिन चूंकि ये जब बहती हैं तो पठारी क्षेत्र में बहती हैं, गॉर्ज की तरह गहरे गड्ढे बनाकर बहती हैं, तो इनके तटवर्ती इलाकों पर जो मैदान मिलते हैं वो जलोढ़ मृदा वाले मैदान मिलते हैं। ओके, समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझो आपके पेपर में नहीं आएगा, है ना, छोड़ देना इसे, क्योंकि आपको समझना आपके ऊपर है। अब सर यहां पर आप एक चीज बताइए, ये जो आपने कलर दिखा रखा है ब्राउन सा, ये क्या है? मैंने कहा ब्लैक सॉइल है। सर यही क्यों मिलती है? मैंने कहा यार आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी यहां से। बोले क्या पढ़ाया था? मैंने कहा एक प्लेट्यू पढ़ाया था अगर याद हो तो। बोले कौन सा पढ़ाया था? मैंने कहा एक प्लेट्यू पढ़ाया था जिसका नाम था डेक्कन प्लेट्यू। बोले हाँ पढ़ाया था। मैंने कहा अगर डेक्कन प्लेट्यू पढ़ाया था तो डेक्कन प्लेट्यू के बारे में मैंने बताया था कि वो बेसाल्ट से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? बेसाल्ट से। बोले सर कैसे पता? मैंने कहा जब ये धरती, भारत वाली जो धरती है, ये गोंडवाना लैंड हुआ करती थी तो ये माना जाता था कि कभी इस धरती पर इरप्शन हुआ था लावे का। और जिन्हों को नहीं पता वो पुरानी क्लासेस हमारी देख लें, वहां से पता चल जाएगा। हमने जब प्लेट्यू पढ़ाए उस समय बताया है। तो जब इरप्शन हुआ लावा का, तो यहां पर लावा की वजह से जो चट्टानी क्षेत्र बना वो चट्टान बेसाल्ट का था, दक्कन प्लेट्यू जिसे कहा गया। दक्कन प्लेट्यू पर या दक्षिण भारत के पठार पर जब अपर्दन, वेदरिंग की घटनाएं होने लगी, सॉइल इरोजन की घटनाएं होने लगी, सॉइल निर्माण की घटनाएं होने लगी, तो यहां पर जो मिट्टी का निर्माण हुआ इसकी वजह से वो ब्लैक कलर का था। कैसे रंग का था? ब्लैक कलर का था। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? तो हम एक बार क्या जज कर लें? नंबर 1, यहां पर क्या हो गया? पर्वतीय क्षेत्र, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा के बाद में ये वाला क्षेत्र डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का मुख्यतया क्षेत्र काली मिट्टी का है। काली मिट्टी का क्षेत्र कहां पर है? जहां पर पठार काली मिट्टी वाले यानी बेसाल्ट वाले पाए जाते हैं। सर प्लेट्यू तो आपने और भी बताए थे। मैंने कहा हाँ बताए थे। जैसे सर ये वाला क्षेत्र आपने बताया था यहां पर छोटा नागपुर पठार पाया जाता है। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने छोटा नागपुर पठार पढ़ाया है आप लोगों को। ठीक है सर। सर छोटा नागपुर के अंदर तो आपने कहा था कि छोटा नागपुर एक नदी के कारण 2 भागों में बंटता है। मैंने कहा मैंने तो कहा था कमेंट में आपको बताना है वो कौन सी नदी है जो छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है। जल्दी से बताइए, मैं आपको और बातें बताता हूं। तब तक मैं ये बताता हूं कि वो नदी छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है। एक भाग ऊपर की तरफ हजारीबाग का प्लेट्यू कहलाता है और नीचे वाला भाग रांची का प्लेट्यू कहलाता है। बोले हाँ याद तो आ रहा है। मैंने कहा मैंने तो ये भी बताया था कि इसी प्लेट्यू क्षेत्र पर स्थित है उड़ीसा, इसी प्लेट्यू क्षेत्र पर स्थित है पश्चिम बंगाल, इसी प्लेट्यू क्षेत्र पर स्थित है झारखंड। बोले हाँ, और कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल का। बोले हाँ ये तो याद आ रहा है। तो जब ये आपको याद आ रहा है तो ये भी याद आना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब दिया नितिन ने, दामोदर नदी बहती है। महाकाल ने भी सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है बाकी मित्रों का भी। यहां पर जो नदी बहती है उसका नाम क्या है? दामोदर नदी।
दामोदर नदी कभी किस नाम से जानी जाती थी? बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, अच्छा अब क्यों नहीं जानी जाती? क्योंकि उस पर डैम बना दिया गया। कमेंट बॉक्स में उस डैम का नाम बता दीजिए। ठीक है, अच्छा तो भैया हमने आपको यह भी बताया था कि इस क्षेत्र में उड़ीसा वाला जो पर्टिकुलर क्षेत्र है और झारखंड वाला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र जो है, यहां झारखंड वाला जो क्षेत्र है, यहां दो अयस्क प्रॉपर तरीके से पाए जाते हैं। कौन से? एक तो कोयला पाया जाता है माइंस एंड मिनरल्स में, और एक लोहा पाया जाता है, और तीसरा एल्यूमिनियम पाया जाता है। कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा है। और अगर याद आ रहा है तो आपको याद आना चाहिए जहां पर लोहा पाया जाए, लोहा जहां क्षेत्र में पाया जाता है वहां पर लोहा आयरन ऑक्साइड बनाकर रहता है। आयरन ऑक्साइड सामान्यतः रेड कलर में दिखाई देता है, जंग जिसे आप कहते हैं, रस्ट जिसे आप कहते हैं, और अगर पानी से मिला दिया जाए तो वो येलोइश कलर का हो जाता है। तो लाल पीली मृदा जो जिन क्षेत्रों में पाई जा रही है वहां मिट्टी में लोहे की मात्रा ज्यादा है। फरक्का डैम तो बेटा गंगा पर बनाया गया है। गलत, फर्जी जवाब नहीं दोगे आप। ये मत समझो कि सर हमसे पूछते तो सर को नहीं पता होता। मैं तो तुम लोगों को एंगेज करने के लिए पूछता हूं। ठीक है, कल का शेड्यूल आ गया है। जो भी बालक मित्र आपके नटराज बैच में हो उन्हें भी बता दीजिएगा। कल से नटराज बैच के अंदर शाम को 8 से 9 बजे मेरी इंडियन पॉलिटी शुरू हो रही है, और आप लोगों का टाइम चेंज हो रहा है। आप लोगों की क्लास सुबह 8 से 9 होगी। सारथी बैच और ये भवानी बैच की जो कंबाइंड क्लास चल रही है ये सुबह 8 से 9 होगी कल से। तो कल से आप सभी लोग सुबह 8 से 9 ये पढ़ेंगे, और रात को 8 से 9 अगर आप में से कोई भी साथी नटराज में है तो वो पॉलिटी बैच पढ़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कल से नटराज बैच में 9 क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो कि यहां से हमने किस प्रकार से छोटा नागपुर प्लेटू से। अब आपके दिमाग में फिर सवाल बनेगा, सर लेकिन आपने इस वाले क्षेत्र में लाल मृदा कैसे दिखा दी? मैंने कहा ये तो आपको याद करने की जरूरत है। बोले कैसे? हमने कहा याद करो, जब हमने ये प्लेट्यू क्षेत्र पढ़े थे। बोले हाँ। हमने कहा ऊपर वाला क्षेत्र छोटा नागपुर पठार पढ़ा था? बोले हाँ पढ़ा था। मैंने कहा कर्नाटक का जो पठार जब हम पढ़ते पढ़ते नीचे पहुंचे थे, बाबा बुदान की पहाड़ियां जहां पर हम पढ़ रहे थे, बाबा बुदान हिल्स जहां पढ़ रहे थे, उन क्षेत्रों में भी लोहे के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। याद करिए। बोले हाँ सर बताए थे। तो मैंने कहा जब मैं मिनरल्स पढ़ाऊंगा, माइंस एंड मिनरल्स, तो भी तो इसी से रिलेट करूंगा। ठीक है? नहीं सर शाम को एक दीजिए ना, शाम को एक दीजिए ना सर प्लीज ना। इस क्लास को रात को ही रखिए, वो नटराज वालों की कर लो सुबह। बेटा नटराज वालों के पास में ऑलरेडी 8 क्लासेस चल रही हैं, 9वीं क्लास मैंने बीच में घुसाई है। आपकी तो एक ही क्लास चल रही है जो ऊपर नीचे हो सकती है, उनकी 8 क्लासेस में से जगह निकाली है मेरे लिए। तो वो आधा घंटे का गैप था, तो एक टीचर को थोड़ा और ऊपर सरका के बीच में घंटा क्रिएट किया गया है। नटराज वाले बिल्कुल फंसे हुए चल रहे हैं, उनका पेपर कभी भी आ सकता है ना। अभी
मतलब आरएस की वैकेंसी आने वाली है ऑलमोस्ट, तो कभी भी पेपर आ सकता है, इसलिए उनकी खींच के क्लासेस, अभी तो उनकी अभी 9 चल रही है, उनकी एक 10वीं क्लास और शुरू करनी है, अभी तो बहुत सारी क्लासेस पेंडिंग है उनकी, ठीक है ना, तो वो सब शुरू होंगी, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, यहां वाला क्षेत्र समझ में आ गया, तो ये चीज हमने बता दी आपको, क्लियर हो गया। तो ये एक चीज आपको प्लेटू से रिलेट हो जानी चाहिए कि किस प्रकार से प्लेटू के बगल में ये चीज पाई जाती है। ब्लैक सॉइल समझ में आ गया, रेड सॉइल समझ में आ गया, एलुवियल सॉइल समझ में आ गया। अब एक सॉइल का टाइप यहां पर आप देखें, और वो है लेटेराइटिक सॉइल। अब ये क्या कहानी है साहब, लेटेराइटिक सॉइल क्या होती है? लेटर बोले तो लिटर, लिटर बोले तो ब्रिक जैसा लाल, बोले मतलब क्या होता है? मैंने कहा देखो, पहचानो आपको ये कलर कहां दिखाई दे रहा है, एकदम वेस्टर्न घाट के किनारे पर। और कहां दिखाई दे रहा है? कुछ एक क्षेत्र बीच बीच में, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये वो मिट्टी है जो ईंट जैसी है। ईंट जैसी मिट्टी कब होती है? ईंट जैसी मिट्टी तब होती है जब मिट्टी में जो क्या बोलते हैं अपने इसको, अरे यार, चूना पत्थर, लाइम की मात्रा होती है ना, वो ज्यादा होती है। और लाइम क्या करता है, पानी के साथ बहकर खुद तो नीचे चला जाता है और मिट्टी के बाकी अवयवों को ऊपर भेज देता है, जैसे आयरन को, एल्यूमिनियम को, इनको ऊपर भेज देता है, तो वो लिटर प्रकार की दिखने लगती है, ठीक है। लिटर क्या है? ईंट जैसी। इसकी दूसरी विशेषता क्या है? उच्च तापमान में तेज वर्षा के साथ जब चूना पत्थर जैसा मटेरियल अंदर बह जाता है, तो फिर उस मिट्टी के अंदर लेटराइटिक सॉइल। कुछ बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न उठने लगेगा, ऐसा क्यों याद करना है हमें? हमें इसलिए याद करना है, क्वेश्चन के अंदर अगर 4 ऑप्शन इधर दे दिए जाएं, जलोढ़ मृदा यानी एल्यूवियल सॉइल, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइटिक सॉइल, पर्वतीय सॉइल, और 4 राज्यों के नाम दे दिए जाएं कि इन्हें मैच करिए, तो भाई साहब होश फाकते हो जाएंगे। अभी जो चीज इतनी आसान लग रही है वो इतनी टफ लगने लगेगी कि यार ये क्या पूछ लिया, है ना। इसलिए इस चीज को अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप यहां पर और देखते हैं, और क्या है? सलाइन और एल्कलाइन सॉइल। अब ये क्या है साहब? सर ये तो मैप में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा ये वाला कलर। मैंने कहा एक हल्का सा तो यहां दिखाई दे रहा है, बोले हाँ। और मैंने कहा थोड़ा बहुत यहां मान लो यहां पे दिखेगा, और थोड़ा बहुत देखो यहां दिखाई दे रहा है। बोले है क्या सर, ये मर्जी से लगा दिए क्या कलर? मैंने कहा यूं ही समझ लो आप। बोले कैसे? मैंने कहा जब मृदा के अंदर, एल्कलाइन का मतलब क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा पाई जाती है क्या? हमने कहा बिल्कुल पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मैंने कहा जिस मिट्टी में फर्टिलाइजर ज्यादा डाले जाते हैं उस मिट्टी के अंदर सैलिनिटी अथवा बेसिसिटी बढ़ जाती है। ओ बाबा, ऐसा कहां होता है? मैंने कहा भाई साहब ऐसा होता है जहां पर हरित क्रांति क्षेत्र ज्यादा रहा हो। हरित क्रांति? जी हां। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ किस आधार पर था? ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उच्च उत्पादक क्षमता वाले बीज, HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के माध्यम से, फर्टिलाइजर्स के माध्यम से और वाटर के माध्यम से। 3 चीजों से ही तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। कुछ टारगेटेड क्षेत्र थे जैसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन क्षेत्रों में क्या किया गया था? पानी की भरपूर मात्रा उपलब्ध करा के, फर्टिलाइजर्स और ऐसे बीज उपलब्ध कराकर, बीज उपलब्ध कराए गए जिनसे फसल ज्यादा उत्पन्न हो सकती है, और फर्टिलाइजर्स उपलब्ध कराए गए ताकि बीज से पोषण पर्याप्त मात्रा में मिले। तो यहां पर उत्पादक क्षमता बेहतरीन बढ़ी। आज भारत के लिए कहने के लिए धान का कटोरा, चावल का कटोरा आप झारखंड और इस वाले क्षेत्र को कहते हैं, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र को कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में आज जो धान है या गेहूं है, ये सब बड़ी मात्रा में कहां पैदा हो रहा है? हरियाणा और पंजाब में, और रहा सहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उन क्षेत्रों में पैदा हो रहा है जहां मूलतः कभी वो पैदा होता ही नहीं था। ऐसे ही राजस्थान सरसों के अंदर टॉप कर रहा है, बाजरे में टॉप कर रहा है। ये हुआ कैसे? इन क्षेत्रों के अंदर प्रचुर मात्रा में फर्टिलाइजर, वाटर ये पहुंचाया गया। ऐसी स्थिति में लोगों को लगने लगा कि जितना फर्टिलाइजर डालोगे उतना ज्यादा फसल प्राप्त होगी। फर्टिलाइजर की बढ़ी हुई मात्रा ने इन क्षेत्रों में मृदा को ही अल्कलाइन सॉइल कर दिया। आज मैं आपको अचरज के साथ बताना चाहूंगा कि हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्र में फर्टिलाइजर इतना डाला गया
कि फसलों के साथ साथ फर्टिलाइजर इंसान के शरीर में भी जाने लग गया। आप पूछेंगे कैसे? जो आप भोजन खाते हैं उस भोजन में फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ते 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 उसका कंटेमिनेशन सॉइल में तो हुआ सो हुआ, प्लांट के माध्यम से, प्लांट लीव्स, जैसे कुछ लोग खाते हैं सरसों का साग, कोई खा रहा है, कोई कच्चे फल खा रहा है, कच्ची सब्जियां खा रहा है, इवन पके हुए फल में भी बायो एक्यूमुलेशन के माध्यम से वो सॉल्ट्स या वो केमिकल्स इंसानी शरीर में जाने लगे। तो सर इसका मतलब फिर तो आदमी भी ज्यादा फर्टाइल हो गया होगा। बिल्कुल, बहुत फर्टाइल हो गया। आदमी की कोशिकाएं इतनी फर्टाइल हो गई कि वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगी। अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगी मतलब कोशिकाओं को डर ही नहीं रहा बढ़ने का। साहब कहीं बढ़ना था इतना तो वो कहीं ज्यादा बढ़ गई। बढ़ने से मतलब कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, आज जिसे आप कैंसर कहते हैं, वो होने लगी। अच्छा, तो क्या कैंसर का कारण बन गया क्या फर्टिलाइजर? जी हां, यही दुर्भाग्य है कि यहां पर पंजाब और हरियाणा से चलकर एक ट्रेन, राजस्थान के अंदर इस कॉर्नर पर एक हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है बीकानेर मेडिकल कॉलेज। वहां पर एक ट्रेन चलकर आती है जिसका नाम ही कैंसर स्पेशल ट्रेन है, जिसमें मरीज हजारों की संख्या में भरकर आते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट कराने। राजस्थान के बीकानेर में लोग उसे कैंसर स्पेशल ट्रेन बोलते हैं। गूगल कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ हमने क्या समझाया आपको? तो इन क्षेत्रों में सलाइन और अल्कलाइन सॉइल पाई जाती है। अब आखिरी सॉइल कौन सी है? वो है पीटी और मार्शी सॉइल। पीटी और मार्शी सॉइल मतलब दलदल युक्त मिट्टी। सर दलदल युक्त मिट्टी क्या होती है? मैंने कहा दलदल युक्त मिट्टी वो क्षेत्र है जहां पर पानी और मिट्टी एक साथ एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दी। सर ऐसा भी कहीं होता है क्या? मैंने कहा क्यों नहीं होता। मैंने कहा यार मैंग्रोव फॉरेस्ट जहां भी उगते हैं वो दलदल ही तो होता है, पीटी और मार्शी लैंड होती है। क्यों? क्योंकि पानी वहां जमीन में मिट्टी के साथ पूरे टाइम घुल के रहता है। तो सर ऐसी क्षेत्र में तो फिर बड़ा ही अटपटा मामला हो जाता होगा। बिल्कुल। मैंने कहा इन्हीं क्षेत्रों में से कई जगह को आप वेटलैंड के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये वेटलैंड वही वाला है क्या सर, रामसर साइट वाला? मैंने कहा बिल्कुल। सुंदरबन डेल्टा हो, चिल्का लेक हो, भीतरकनिका हो, आप इसीलिए इन्हें वेटलैंड में पढ़ते हैं। वेटलैंड का मतलब पानी और मिट्टी एक साथ। मैंने कहा जी हाँ, पानी और मिट्टी तो सर नदी में भी रहते हैं। अरे मैंने कहा भाई नदी में भी रहते हैं, लेकिन वहां पानी का डेप्थ ज्यादा होता है। जहां पर दलदल होता है वहां पर पानी और मिट्टी घुल के रहते हैं कीचड़ के तरीके से। अच्छा ये हाल है क्या? जी हाँ। तो इसी प्रकार से पीटी और मार्शी लैंड, तो जहां जहां पर आपको ये क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे उड़ीसा का किनारा, सुंदरबन डेल्टा, ये वाला सुंदरबन डेल्टा दिखाई दे रहा है, ये उड़ीसा का भीतरकनिका वाला, ये चिल्का लेक वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये मन्नार की खाड़ी वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये केरला की जो वो हैं लेक्स हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पीटी और मार्शी लैंड पाई जाती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इस बारे में अच्छे से सारी बातें समझ में आ रही हूं। क्लियर? क्लियर? बोलो भाई, यहां तक समझ में आ रहा है? एक बार थम्स अप कर दीजिए। क्लियर हो रहा है ना सभी साथियों को? यहां तक की सारी कहानी क्लियर है? ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, एक बालक पूछ रहा है सर इससे आगे इंडियन मैपिंग होगा क्या? बेटा ये क्या है? मतलब ये पाकिस्तान का मैप है बेटा। इंडियन मैपिंग असल में इंडिया की ज्योग्राफी को मैप के माध्यम से पढ़ना है। मैंने कैसे पढ़ाया आपको अभी तक? देखो मेरे साथ में बहुत बड़ी दुविधा क्या है ना, मैं मतलब पता नहीं इस बात का मुझे दुख होना चाहिए खुश होना चाहिए। मेरा लेवल होता है पढ़ाने का कि एक यूपीएससी स्तर के बच्चे को पढ़ाया जाए, एक स्टेट पीसीएस स्तर के बच्चे को पढ़ाया जाए, लेकिन कई बार ऐसे नादान बालक आ जाते हैं जो सुन के तो कहीं से आ गए और हम फीस ऐसी रख देते हैं कि वो कोई भी पे कर देता है। सामान्यतया कई बहुत बड़े संस्थान शायद महंगी फीस इसलिए भी रखते होंगे कि इससे वो जो लीस्ट इंटरेस्टेड बच्चा है ना वो दूर रहे, लेकिन उससे हमारा मकसद पिट जाता है जो बच्चे बच्चे तक पहुंचने का है। चाहते क्या हो यार? ये मैप नहीं है तो क्या है? मतलब सर इंडियन मैपिंग होगी क्या? मैंने पूरी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग के थ्रू ही तो पढ़ाई है भाई। पूरे पर्वत, पूरी नदियां, पूरे पठार सब मैप के थ्रू पढ़ाए हैं। जी लेने दो यार। ठीक है, ठीक है, थोड़ा जूम करके भी दिखा दिया। क्लियर हो गया? अब इन सब के बारे में मैंने डिटेल से आपको लिख के दे दिया है। जो भी बातें मैंने बोली वो सब लिखित में है। आपसे गुजारिश है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़कर आएं जो मैंने आपको यहां पर लिखित में दिया है। ठीक है, आप कल पढ़कर आएंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। क्लियर? अब आपको एक छोटा सा टास्क और दे रहा हूं।
भारत का जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, इंडियन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, उसने साइंटिफिक तरीके से मृदा को बांटा हुआ है। कैसे? इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, एल्फीसोल, वर्टिसोल, एरिडोसोल, अल्टीसोल, मॉलिसोल और अदर्स। यानी अकॉर्डिंग टू दिस यूएसडीए, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल ऑफ इंडिया इनटू द फॉलोइंग ऑर्डर एज पर द यूएसडीए सॉइल टैक्सोनॉमी। इन्होंने क्या किया हुआ है, भारत के अंदर जो मृदा है उसको अमेरिका के पैमानों पर भारत की मृदा को, अपन ने तो लोकल क्षेत्रीय नाम पढ़ लिए, ठीक है ना? हाँ जी। अब इस क्षेत्र के अंदर ये जो मृदा का टाइप अपने बताया है, ये जो यूएस के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसको भारत का इंडियन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने इस प्रकार से पता लगाया कि भारत में जो सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है वो इंसेप्टिसोल प्रकार की है। बोले सर हम तो कुछ और पढ़ते हुए आ रहे थे। तो इस मृदा के वर्गीकरण को भी एक बार और देख लीजिए। जैसे आपके सामने जितनी भी प्रकार की मृदा है उसमें से इंसेप्टिसोल सबसे अधिक है। ये कहां पाई जा रही है? जलोढ़ मैदानों में और पर्वतीय और घाटी क्षेत्रों में, यानी एक प्रकार से भारत की एल्यूवियल सॉइल सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। यहां पर जो मृदा के टाइप हैं, एरिडोसॉल, एरिड बोले तो शुष्क क्षेत्र, तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा एरिडोसॉइल प्रकार की है। वर्टिसोल, जिसके अंदर जल धारण क्षमता अधिक होती है और जो अपने आप में खुद से जुताई वाली मृदा मानी जाती है। खुद से जुताई मतलब सेल्फ प्लगिंग। जो ब्लैक सॉइल होती है उसके बारे में कहा जाता है कि ये खुद से जुताई वाली फसल है। क्यों? सूखी होते ही अपने आप से स्पेस छोड़ देती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। दरारें पड़ने से इस मृदा को सेल्फ यानी कि खुद से जुताई वाली फसल माना जाता है, वर्टिसोल या फिर काली मिट्टी। तो एक प्रकार से इसको हम रिजेंबल कर सकते हैं। ये काली मिट्टी है, ये शुष्क मृदा है, और जो हमने इंसेप्टिसोल बताई वो आपकी जलोढ़ मृदा है। ठीक है। ऐसे ही आल्फीसोल, निक्षालित मृदा, जिसमें एल्यूमिनियम, लोह, कैल्शियम इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, लाल रंग की उपजाऊ मृदा है। इसको आप लाल मृदा या फिर लेटेराइटिक सॉइल के नाम से जानते हैं। देखिए, जो भारत का हमने विभाजन बताया वो प्रचलित विभाजन है, लेकिन अमेरिका वालों का जो विभाजन है, जो ICAR ने दे रखा है, उसके आधार पर अगर वर्गीकरण देखा जाए तो उसको भी हम रिजेंबल कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे जेलीसोल, अब भारत के अंदर तो टुंड्रा है नहीं, लेकिन ग्लेशियर क्षेत्रों में जो पाई जाती है वो जेलीसोल। एंडीसोल, जो ज्वालामुखी की राख से बने, अब भारत के मेनलैंड इंडिया में तो है नहीं, बैरन आइलैंड है उसमें, अंडमान निकोबार में, तो वहां पर एंडीसोल। मॉलिसोल, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। चैरनोजम इसी प्रकार की मृदा का अन्य नाम है। चैरनोजम, दुनिया की सबसे उत्कृष्ट मृदा जिसे कही गई है उसका नाम चैरनोजम है। यूक्रेन के अंदर जो मृदा पाई जाती है वो चैरनोजम मृदा है। यूक्रेन को अनाज का कटोरा क्यों कहा गया? क्योंकि इसके कारण। ये कहां पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि टेम्परेट रीजन में। तो इस मृदा का असली नाम क्या है? मॉलिसोल्स, और इसके अंदर एक टाइप है चैरनोजम। तो दुनिया में अगर पूछा जाए कि सबसे उत्कृष्ट मृदा कौन सी है तो चैरनोजम। अच्छी क्यों मानी गई है? क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ह्यूमस बोले तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नेचुरली इसके अंदर पाए जाते हैं। तापमान का कम प्रभाव है, बारिश का भी कम प्रभाव होता है। जलोढ़ मृदा इंसेप्टिसोल के नाम से जानी गई है। हिस्टिसोल्स, जो जलमग्न क्षेत्र हैं, जिसको अपन ने पीट मृदा के नाम से जाना गया है, उन्हें हिस्टोसोल्स के नाम से जाना गया है। ठीक है। ऑक्सीसोल, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, यहां पर जहां पर की क्या पाया जा रहा है? हाईली, ये कहां गई ऑक्सीसोल? कहां पर पाई जा रही है ऑक्सीसोल? वो क्षेत्र जो इक्वेटर के नजदीक है, जहां पर बारिश ज्यादा हो रही है। तो भारत में कहां मिल सकता है इक्वेटर के नजदीक? अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें। एल्टीसोल, वो क्षेत्र जो हाई एल्टीट्यूड पर पाए जाते हो, एल्टीसोल। स्पोडोसोल, जो ठंडे आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हो। ठंडे आर्द्र क्षेत्रों में, चूंकि भारत के अंदर ठंडे आर्द्र क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों पर पाए गए। ये दुनिया की मिट्टी का वर्गीकरण है 12 प्रकार का। भारत में आपको खोजना है कि ये कहां कहां है, दिमाग लगा के। ठीक है। और ये कौन सी है? एंटीसोल, जिसको हमने कहा गया अविकसित मृदा, जो हवा के साथ बहकर आई है। रेत के जो धोरे एक जगह से दूसरी जगह उठकर चले जाते हैं, दैट इज नोन एज एंटीसोल। ये 12 टाइप सॉइल का वर्गीकरण और है, पेपर में नहीं पूछा जाता है। मैंने क्यों दिया फिर? क्योंकि जो मैंने आपको दिया वो इंडियन क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये अमेरिकन क्लासिफिकेशन है जो पूरे वर्ल्ड के लिए लागू होता है। दुनिया की सारी मृदा को इन 12 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि 12 की 12 इंडिया में पाई जाएं, लेकिन भारत में इतनी डाइवर्सिटी है कि यहां टुंड्रा जैसा फीचर भी पाया जाता है, क्योंकि हमारे यहां सियाचिन जैसे ग्लेशियर्स भी हैं। इस वजह से हमारे यहां सब प्रकार की मृदाओं पर सब प्रकार के
जंगलों का पाया जाना संभावित होता है। इसलिए यूएस का जो डिवीजन है वो ICAR अपने हिसाब से यूज करके 8 भागों में बांटकर यूज कर लेता है, जो आपके सामने यहां पर दिखाए गए हैं। प्रमुखता से यहां पर 6 ही प्रकार की मृदा ICAR ने इन 12 में से मानी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये मृदा वाला चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आ गया, बहुत बढ़िया बात है। नहीं आया तो समझ लेना ये मेरे पेपर में नहीं आएगा। मैं आपके लिए इतना ही कर सकता था, बाकी मर्जी आपकी, आप इसको गाली दें, तारीफ करें, अच्छा बोलें, भरा बोलें, कोशिश तो अच्छी के लिए की है। ठीक है, नॉइट्स का प्राइस क्या रहेगा आप खुद से सोच लेना। 9,500 पेज हैं, 9,500 पेजेस हैंड रिटन नोट्स, 20 एक भी किताब उसके बाद बाहर से नहीं खरीदनी, सब उसमें कंप्लीट एक ही बार में। क्लियर? डन? चलिए साहब, शुभ रात्रि।